महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम लोग 29 टेस्ट कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 30 होगा। सारे टेस्ट सिलेबस के अनुसार रखे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, प्रत्येक स्तन में मेमोरी लोब की संख्या कितनी होती है? बताइए। 5 से 10, 15 से 20, 25 से 30, 21 से 25। प्रश्न संख्या 1 में आप लोग सही जवाब दीजिए। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर 15 से 20। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तन लोब या खंड होते हैं। लोब जो है निप्पल के चारों ओर डेजी की पंखुड़ियों या पहिए की तीलियों की तरह व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक लोब में कई छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें लोब्यूल कहा जाता है, जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। ठीक, लोब जो है लोब्यूल और नलिकाएं पतली नलियों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें डक्ट कहा जाता है, जो दूध को निप्पल तक ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुजुर्ग प्राइमी ग्रेविडा महिलाओं की आयु होती है? बताइए। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, पहला विकल्प 15 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष से अधिक आयु या 20 वर्ष आयु। प्रश्न संख्या 2 में बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं। देखिए, बुजुर्ग प्राइमी ग्रेविडा वह महिला होती हैं जो 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र में पहली बार गर्भवती होती हैं। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1958 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? जैविक कारक, व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। प्रश्न संख्या 3 में आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा। ए कह रहा है ना ही एक ना ही दो, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक तथा दोनों, डी कह रहा है केवल एक। प्रश्न संख्या 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो, दोनों। दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ऐसे कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैविक कारक और व्यवहारिक सामाजिक कारक। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, गर्भाशय के संकुचन तथा सगर्भता को लंबा करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं, आक्षेपरोधी, प्रतिस्कंदन, वेदनाहर, टोकोलिटिक अभिकर्ता। प्रश्न संख्या 4 में बताइए क्या होगा इसमें। प्रश्न संख्या 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं। देखिए, टोकोलिटिक अभिकर्ता के गर्भाशय के संकुचन के संदमन तथा सगर्भता को लंबा करने के लिए उपयोग किया जाता है। टोकोलिटिक एक ऐसी दवा है जो मायोमोट्रियल चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाओं के संकुचन को रोकने के लिए दी जाती है तथा भ्रूण के जन्म में देरी करने के लिए टोकोलिटिक दवा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, डाट की आयु के बीच की जो महिलाएं हैं, उनकी 1/3 स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लैंगिक तथा जननीय स्वास्थ्य समस्याएं उत्तरदायी हैं? बताइए। प्रश्न संख्या 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 44 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर कह रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उन स्थितियों
और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। पहला है स्वास्थ्य विज्ञान, बी ऑप्शन कह रहा है बुभुक्षा, सी कह रहा है संक्रमण, डी कह रहा है पर्याक्रमण। बताइए प्रश्न संख्या 6 में इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 कह रहा है सगर्भता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चेतावनी संकेत नहीं है। बताइए प्रश्न संख्या 7 में आप लोग अपना उत्तर दीजिए, चारों विकल्प पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 7 में क्या सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य दृष्टि। देखिए सगर्भता के दौरान स्वास्थ्य दृष्टि के चेतावनी का संकेत नहीं है। ठीक, प्रारंभिक गर्भावस्था के लक्षणों में मासिक धर्म का न आना, स्तन में बदलाव, थकान, बार बार पेशाब आना और मतली व उल्टी आदि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है प्रसव दृढ़ता के किस चरण में अपरा तथा झिल्लियों का निष्कासन होता है? दूसरे चरण में, प्रथम चरण में, चौथे चरण में या तीसरे चरण में? प्रश्न संख्या 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरे चरण में। देखिए प्रसव के तीसरे चरण में अपरा, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, इसका क्या होता है? निष्कासन होता है। प्रसव की 4 स्टेज होती हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कितने स्टेज? 4 स्टेज। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है डॉट 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 विभिन्न विषाणु के साथ यकृत कोशिकाओं का एक दैहिक तंत्रानुसारी संक्रमण है। बताइए आप लोग, एस्केरेसियसिस, निमोनिया, यकृत शोथ, छोटी माता। प्रश्न संख्या 9 में आप लोग बताइए। प्रश्न संख्या 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत शोथ। देखिए बोलते हैं, कह रहा है कि भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1988, 1955, 1950, 1974। बताइए आप लोग, चारों विकल्प में क्या सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 10 में हो जाएगा 1974। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है एक मध्यम क्रियाशील की बात कर रहा है, गृहिणी को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? प्रश्न संख्या 11 मध्यम, बताइए आप लोग प्रश्न संख्या 11 में क्या सही हो जाएगा? 11 में विकल्पानुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कम क्रियाशील की बात किया है, मध्यम क्रियाशील की बात किया है। हम जानेंगे कम क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील। और अधिक क्रियाशील, तीनों के लिए जानेंगे। कम क्रियाशील के लिए जो गृहिणी को प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए 1900। मध्यम क्रियाशील के लिए 2000 और अधिक क्रियाशील के लिए 3000। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 कह रहा है अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को, यहाँ पर व्यक्ति की बात किया है, व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को हो जाएगा इसमें 3900, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसमें देखते हैं कम परिश्रम वाले व्यक्ति को
मध्यम परिश्रम वाले व्यक्ति को और अधिक परिश्रम, कितनी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कम वालों को 2400, मध्यम वालों के लिए 2800 और अधिक के लिए 3900। ये डेटा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, निम्न में से अधिक ऊर्जा के कारण होने वाला रोग नहीं है। लकवा, मधुमेह, रक्तचाप का बढ़ना, हृदय तथा यकृत रोग। प्रश्न संख्या 13 में आप लोग बताइए क्या सही होगा। 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 नंबर कह रहा है, प्रौढ़ावस्था में निम्न में किसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 14 में आप लोग अपना उत्तर दीजिए। प्रोटीन, कैलोरी, खनिज लवण या विटामिन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 नंबर कह रहा है, एक सामान्य क्रियाशील पुरुष को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 ग्राम। 16 नंबर कह रहा है, एक सामान्य क्रियाशील महिला को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की बात की है। प्रश्न संख्या 16, इसमें हो जाएगा 45 ग्राम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 नंबर कह रहा है, कम क्रियाशील व्यक्तियों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। कम, अधिक, बिल्कुल नहीं या उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, देखिए कम क्रियाशील व्यक्तियों के लिए कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, जैसे कि 2400। ठीक। मध्यम के लिए क्या बताए थे, 2800 और अधिक के लिए 3900। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, कम क्रियाशील व्यक्तियों को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसमें प्रोटीन की बात किया है। कम, अधिक, बिल्कुल नहीं या उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, इसमें हो जाएगा, आप लोग इसमें कमेंट करके अपना उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से रोग हो जाता है। बताइए, मधुमेह होता है, लकवा होता है, खसरा या निमोनिया। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 में बताइए आप लोग, मधुमेह, लकवा, खसरा, निमोनिया कौन सा रोग होता है। अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से कौन सा रोग होता है, बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 19 में, 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 कह रहा है, प्रौढ़ावस्था में कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बताइए, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम या 600 ग्राम। बताइए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,